राजवीर ने हीर के हाथ को अपने हाथों में भरकर पूछा, चाची आप ठीक हो? कहीं दर्द तो नहीं? गले में, पेट में? अगर तबीयत थोड़ी भी खराब है तो मुझे बता दो, मैं अभी डॉक्टर को बुला दूंगा। आपको भूख लगी है, कुछ खाएंगे आप? हीर तो बस रो रही थी। उसके अंदर राजवीर को देखकर तूफान चल रहा था और उस तूफान को वो शांत करना चाहती थी। राजवीर को बहुत कुछ बताना चाहती थी और उससे बहुत कुछ पूछना भी चाहती थी। एक फ्लैट आगे राजवीर ने एक बार फिर पूछा, चाचा क्या हुआ? मुझे सब कुछ सुनना है, एक एक बात, आप कुछ भी नहीं छुपाओगी। हीर तो बस रो रही थी, उसे वो सब कुछ याद आ रहा था जो नैना ने और सरफराज ने उसे कहा था। हीर ने आज तक अपने लिए इतने गंदे शब्द कभी नहीं सुने थे जो सरफराज ने उसके लिए इस्तेमाल किए थे। उसने तो हर्षवर्धन के साथ हमेशा अच्छा वक्त ही बिताया था। हीर जब से रघुवंशी मेंशन आई थी तब से उसने कुछ पल के लिए भी दुख नहीं देखा था। सब हीर का ख्याल रखते थे। हीर सबसे छोटी थी, फिर भी उसे सब इज्जत देते थे। किसी ने भी हीर के साथ गलत तरीके से मजाक करने की कोशिश नहीं की थी। राजवीर ने फिर कहा, चाची रोने का वक्त नहीं है, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ था। हीर ने राजवीर को सब कुछ बता दिया। राजवीर जैसे जैसे सुन रहा था उसकी बोली टन गई। लेकिन राजवीर शिवाय की सलाह के बिना कुछ करना नहीं चाहता था। राजवीर चाहता तो ये सारी बातें हर्षवर्धन को भी बता सकता था, लेकिन राजवीर को कहीं ना कहीं शिवाय के तरीके ही पसंद आते थे। ये कह सकते हैं शिवाय ही राजवीर को मेंशन लेकर आया था, इसीलिए राजवीर को शिवाय को बताना ही सही लगा। वैसे भी राजवीर पहले शिवाय का बॉडीगार्ड ही था। राजवीर ने कुछ सोचा और हीर की तरफ देखकर कहा, चाची अब जब तक मैं ना कहूँ आप यही रहेगी, किसी से कोई बात नहीं करेगी, खुद पर ध्यान देगी, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। हीर रोते हुए बोली, राजवीर भैया मुझे पीहू के डैडी से मिलना है। राजवीर ने कहा, नहीं चाची आप अभी उनसे नहीं मिल सकती, जब तक शिवाय को होश नहीं आ जाता और मैं शिवाय से बात नहीं कर लेता, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यही रहेंगी। हीर कुछ बोलते उससे पहले ही राजवीर ने एक पेपर और पेन हीर को पकड़ाते हुए कहा, अब मैंने जैसा कहा है वैसा कीजिए, इस पर एक लेटर लिखिए। हीर हैरानी से राजवीर को देखते रही। राजवीर ने कहा, मैं जानता हूँ आपको लिखना आता है, लिखिए जो कह रहा हूँ। हीर ने राजवीर की बात मानकर वो लेटर लिख दिया। राजवीर ने कहा, चाची समझने की कोशिश करो, अगर हमने अभी प्लान नहीं किया तो यह अटैक होते रहेंगे। अगर डैडी वक्त पर आपके पास नहीं पहुंचता तो आप मर चुकी होती, चाचू अकेले रह जाते हैं, आप समझती भी हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो चाचा खुद को कैसे संभालते? कभी नहीं संभाल पाते, इसलिए कह रहा हूँ, जब तक मैं शिवाय के साथ मिलकर कुछ प्लान नहीं कर लेता तब तक आप यही रहेगी। हीर ने ना चाहते हुए भी राजवीर की बात मान ली। फ्लैशबैक एंड राजवीर हर्षवर्धन को लेकर मेंशन आ गया। रूही दोनों का डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रही थी। हर्षवर्धन ने एक नजर रूही को देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। वहीं राजवीर भी अपने कमरे में जाने लगा तो रूही ने उसकी कलाई पकड़ कर कहा, सब ठीक है राजवीर? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दिया और अपने कमरे में चला गया। रूही अब अपना रिश्ता पूरी तरीके से एक सेट करना चाहती थी। उसने इन 2 दिनों में राजवीर को देखा था, उसके डेडिकेशन को देखा था। राजवीर अपने पैर की परवाह किए बिना जिम्मेदारी निभा रहा था। रूही ने एक सर्वेंट को देखकर कहा, चाचू के लिए खाना उनके कमरे में ले जाओ। और वही रूही ने एक प्लेट में राजवीर के लिए खाना सर्व किया, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रूही जब कमरे में आई तो राजवीर सोफे पर बैठा हुआ अपने पैर की बैंडेज को चेंज कर रहा था। रूही ने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और राजवीर के पास जाकर उसके पैर की बैंडेज करने में हेल्प करने लगी। राजवीर ने रूही का हाथ पकड़ कर कहा, रूही रहने दो, मैं कर लूंगा। लेकिन रूही बोली, नहीं राजवीर मैं कर देती हूँ। राजवीर के पैर में दर्द था, अब उसने रूही को मना नहीं किया और रूही बहुत प्यार से राजवीर के पैर की बैंडेज चेंज कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्द राजवीर को नहीं रूही को हो रहा था। बैंडेज करने के बाद रूही ने अपने हाथ धोए और खाने की प्लेट राजवीर के पास लाकर उसके सामने रखी टेबल पर रख दी और बोली, राजवीर तुमने भी 2 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया, कुछ तो खा लो। राजवीर ने प्लेट अपनी तरफ की और खाना खाने लगा। 2 बाइट खाकर राजवीर ने रूही की तरफ देखा जो नम आंखों से उसके पास ही बैठी थी। राजवीर ने एक बाइट लिया और रूही की तरफ बढ़ा दिया और रूही की आंखें छलक गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजवीर ने रूही को संभाल लिया था।
लेकिन रूही खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे अब राजवीर चाहिए था हमेशा के लिए। उसे समझ आ गया था कि अब राजवीर ही है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती है। रूही ने वह बाइट खा लिया। राजवीर ने इशारों में कहा कि तुम भी खा लो। रूही भी राजवीर के प्लेट में खाने लगी। खाना खाने के बाद राजवीर ने रूही से कहा, रूही यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अगर तुम अमेरिका जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अपने गिल्ट के चक्कर में अनचाहा रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है। मानता हूँ कि मुझे कल रात तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम्हें संभालने का मुझे यही तरीका सही लगा। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जबरदस्ती इस रिश्ते को निभाओ। तुम चाहो तो अमेरिका जा सकती हो। मैं वादा करता हूँ चाचू तुमसे नाराज भी नहीं होंगे और तुम इन सब से निकल भी जाओगी। रूही को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कल तक जो राजवीर उसे संभालने के लिए उसे अपने प्यार का एहसास करवा रहा था, आज वो उसे अमेरिका जाने के लिए कह रहा है। राजवीर रूही की तरफ देख रहा था, जवाब का इंतजार कर रहा था। रूही अब क्लियर हो चुकी थी। रूही ने कहा, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। ये सुनते ही राजवीर को गुस्सा आ गया। बेशक राजवीर ने रूही को संभाल लिया था, लेकिन रूही ने जो किया था उसके चलते राजवीर रूही को माफ नहीं करना चाहता था। राजवीर कुछ नहीं बोला तो रूही ने फिर कहा, राजवीर मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। मैं अभी जाकर चाचू को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि मेरे चाचू ने मेरे लिए तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। इनफैक्ट गलती तो मैंने की है। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दो राजवीर, लेकिन मैं दिल से इस रिश्ते निभाने की कोशिश करूंगी। राजवीर ने अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल किया और फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया। राजवीर ने अपना फोन लिया और कमरे से बाहर जाने लगा तो रूही बोली, राजवीर जवाब तो देकर जाओ। राजवीर पलटा और रूही की तरफ देखकर बोला, मेरा जवाब सुन नहीं पाओगी, फिर भी कहता हूँ अमेरिका चली जाओ, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेरे और तुम्हारे रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे रुकने से यह रिश्ता सुधर नहीं जाएगा, क्योंकि अब मैं इस शादी में नहीं रहना चाहता। जैसे ये सब कुछ ठीक होगा मैं चाचू से बात कर लूंगा। इतना कहकर राजवीर वहाँ से चला गया और वही रूही आंखों में पानी लिए सोफे पर धड़ाम से बैठ गई। राजवीर मेंशन से बाहर आया। उसने गाड़ी का गेट खोला और कार स्टॉप कर दी और फिर खुद में ही बड़बड़ाता रहा। अब दिल में तो उसे यह रिश्ता अच्छा लग रहा है। जब दिल खत्म हो जाएगा फिर से अमेरिका की लत लगनी शुरू कर देगी। मैं नहीं चाहता कि मैं इस लड़की से उम्मीद लगा लूं और फिर यह मुझे छोड़कर चली जाए। वहीं दूसरी तरफ शौर्य सांझ के सामने खड़ा था। सांझ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन शौर्य उसे राजावत हाउस लेकर नहीं जाना चाहता था। शौर्य जानता था कि दिव्यांश कब से रिया की बहन को ढूंढ रहा है, क्योंकि रिया की मौत के बाद सांझ अकेली रह गई थी। सांझ के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए दिव्यांश सांझ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था और आज शौर्य ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे रघुवंशी मेंशन छोड़कर आ जाएगा। वहीं सांझ अंदर ही अंदर अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे यकीन नहीं था कि जब शौर्य को वह इतनी गिफ्ट भेजती थी वो उसके सामने खड़ा है। सांझ के अंदर अब भी अपनी आइडेंटिटी बताने की हिम्मत नहीं थी। सांझ ने सोचा कि वो कुछ दिन शौर्य के साथ वक्त बिताएगी और फिर धीरे धीरे शौर्य को सब कुछ बता देगी, लेकिन सांझ को नहीं पता था कि शौर्य उसे रघुवंशी मेंशन छोड़ने की तैयारी कर चुका है। शौर्य ने पेपर फॉर्मेलिटी पूरी की और सांझ को लेकर अस्पताल से बाहर आ गया। शौर्य ने सांझ के लिए गाड़ी का गेट खोला और सांझ गाड़ी में बैठ गई। शौर्य ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, लेकिन शौर्य इस वक्त बहुत गुस्से में था। शौर्य ने गाड़ी का गियर चेंज किया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वही सांझ को समझ नहीं आ रहा था कि शौर्य इतना गुस्से में क्यों है, लेकिन शौर्य से कुछ पूछने की हिम्मत सांझ के अंदर नहीं थी। एक घंटे बाद शौर्य ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। रघुवंशी मेंशन को देखकर सांझ की आंखें खुली की खुली रह गई। सांझ कुछ बोलती उससे पहले ही शौर्य ने उसे गुस्से में कहा, तुम जब पागल थे तब मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। उस दिव्यांश रघुवंशी की है जो खुद को दुनिया के सामने बहुत शरीफ समझता है और अंदर से उतना ही कमीना है। रिया के डेट के बाद उसने तुम्हें हर जगह ढूंढा। शिवाय ने और दिव्यांश ने तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली और अब जब तुम मिल गई हो तो मुझे लगता है मुझे तुमसे छुट्टी भी लेनी चाहिए। सांझ तो बस हैरानी से शौर्य को देख रही थी। उसे नहीं पता था अटैक में इसका कितना नुकसान हुआ है, लेकिन वो जानती थी शिवाय और शौर्य की दोस्ती बहुत पुरानी है। सांझ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना समझ गई थी कि शौर्य शिवाय और दिव्यांश से किसी बात को लेकर गुस्से में है। शौर्य गाड़ी से उतरा, फिर वो सांझ की तरफ गया और उसने सांझ की गाड़ी का गेट खोला। उसके बाजू पकड़कर लगभग गुस्से में उसे बाहर निकालते हुए मेंशन की गेट की तरफ धकेलते हुए कहा, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिव्यांश लेगा, मैं नहीं। शौर्य गुस्से में वहां से जाने लगा। सांझ उसे देख रही थी। सांझ की आंखों में पानी था। सांझ ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक अरसे बाद शौर्य से मिलेगी और शौर्य का ये रूप देखेगी। अभी एक दिन पहले तो शौर्य उसे कितने प्यार से बात कर रहा था और अब देखो एकदम से इतना गुस्सा हो गया। शौर्य गाड़ी में बैठ जाता उससे पहले ही वहाँ हर्षवर्धन आया। हर्षवर्धन ने शौर्य को देखकर कहा, शौर्य बिना मिले जा रहे हो। इस पर शौर्य को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपने हाथों का पंच बनाया और गाड़ी पर मारने लगा और फिर चिल्लाता हुआ बोला, चाचू बस कर दीजिए, मेरे सामने इस शरीफ बनने का नाटक बंद कर दीजिए। बहुत डाल लिया आपने अपने भतीजे की गलतियों पर पर्दा, लेकिन पर्दा डालने के बाद भी आपके भतीजे एक के बाद एक गलती करते रहते हैं। आपके कहने पर मैंने दिव्यांश और शिवाय को माफ कर दिया था, लेकिन इस बार माफ नहीं करूंगा। हर्षवर्धन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
वही हर्षवर्धन ने सांझ को देखा तो शौर्य ने भी सांझ की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये लड़की रिया की बहन है, यानी आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालिए, मैंने बहुत संभाल लिया। शौर्य जाने लगा। हर्षवर्धन शौर्य को जाता हुआ देख रहा था। हर्षवर्धन को अभी कुछ समझ नहीं आया और तभी दिव्यांश वहां आ गया। दिव्यांश फ्रेश होकर बाहर आया था। उसने अपने कमरे की बालकनी से शौर्य की गाड़ी देख ली और वह शौर्य से बात करने ही आया था, लेकिन शौर्य गुस्से में रघुवंशी मेंशन से जा चुका था। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखकर कहा, ये शौर्य अभी क्या बोल कर गया है? क्या किया तुमने? दिव्यांश ने सांझ को देखकर कहा, सांझ तुम ठीक हो? सांझ की आंखें अभी नम थी, वो क्या बोलती? दिव्यांश ने फिर कहा, सांझ तुम अंदर जाओ। सांझ बोली, नहीं, मुझे भी जानना है कि शौर्य आखिर इतने गुस्से में क्यों है। आप ये जानते हो जीजू कि शौर्य को बिना बात गुस्सा नहीं आता, और जब गुस्सा आता है तो उसके गुस्से की लिमिट नहीं होती। दिव्यांश कुछ नहीं बोला, उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। इतने में हर्षवर्धन दिव्यांश के पास आया, उसकी कॉलर को पकड़कर हिलाते हुए बोला, क्या हुआ है दिव्यांश? बताओ मुझे, वरना मेरा गुस्सा तुम पर सज जाएगा। क्या? दिव्यांश बताया हर्षवर्धन को सही रीजन। क्या शौर्य और सांझ की लव स्टोरी स्टार्ट होगी? क्या रूही राजवीर का दिल जीतने में कामयाब होगी? दिव्यांश कुछ नहीं बोला। सांझ भी उम्मीद भारी नजरों से दिव्यांश को देख रही थी। वह भी जानना चाहती थी आखिर हुआ क्या है। सांझ को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन दिव्यांश नजरें झुकाए हर्षवर्धन के सामने खड़ा रहा। हर्षवर्धन दिव्यांश को देखकर समझ गया कि चाहे हर्षवर्धन कुछ भी कह ले, अब वो उसे कभी सच्चाई नहीं बताएगा। हर्षवर्धन ने बचपन से ही दिव्यांश को देखा था। दिव्यांश जिस तरह से नजर झुकाए खड़ा था, हर्षवर्धन समझ गया कि अब वो उसे जवाब नहीं देगा। हर्षवर्धन ने इरिटेट होकर दिव्यांश की कॉलर को छोड़ दिया और गुस्से में मेंशन के अंदर चला गया। सांझ ने भी एक नजर दिव्यांश को देखा, जैसे पूछना चाहते हो कि क्या हुआ। दिव्यांश ने सांझ को देखकर प्यार से कहा, सांझ, अब मैं फिलहाल किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं हूँ, तो बेहतर होगा कि मुझसे कुछ मत पूछो। इतना कहकर दिव्यांश भी वहां से चला गया। सांझ के पास फिलहाल रघुवंशी मेंशन के अलावा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह भी रघुवंशी मेंशन के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ रणविजय सिंह राणा सरफराज के साथ शतरंज खेल रहा था। रणविजय सिंह राणा ने अपने घोड़े से सरफराज के हाथी को मारकर कहा, सरफराज, मैंने एक और योद्धा मार दिया। सरफराज ने अपने वजीर को घोड़े के सामने रखते हुए कहा, रणविजय, ये छोटे मोटे योद्धा मारने से कुछ नहीं होगा। अगर शतरंज का खेल जीतना है तो वजीर को मारना पड़ेगा, और वो वजीर हॉस्पिटल में अभी जिंदा है। रणवीर सिंह राणा ने कहा, सोचा था राजा को ही मार दूंगा तो ये खेल नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन वजीर ने राजा को बचा लिया, इसलिए इस बार पहले वजीर को ही मार दूंगा। सरफराज ने भी कहा, मार दो रणविजय, जितनी जल्दी शिवाय मारेगा उतनी जल्दी रघुवंशी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। याद रखना, अगर वो खड़ा हो गया तो हमें भागना पड़ेगा। ऐसे नौबत कभी नहीं आएगी सरफराज, मैंने रघुवंशी परिवार को पूरी तरीके से बिखेर कर रख दिया। हर्षवर्धन अपनी पत्नी के बिना जीते जी मर जाएगा, दिव्यांश जेल में मर जाएगा, वो सब जेंगे तो लेकिन न के बराबर। रही बात शिवाय की, उसका पत्ता भी बहुत जल्द साफ कर दूंगा, रणविजय सिंह ने गुस्से में कहा। सरफराज बोला, लेकिन इस बार काम पक्का करना। तुमने उस वरदान की बेटी को मारने के लिए जिस डॉक्टर को हायर किया था, वो डॉक्टर अपना काम ठीक से नहीं कर पाया और आर्या बच गई। इस पर रणविजय सिंह ने कहा, उसका बचना और मरना बराबर ही है, वैसे भी कोमा में है, पता नहीं कब होश आएगा। जब उसे होश आएगा तो एक अटैक और कर देंगे। सरफराज ने कहा, इसलिए कहता हूँ शिवाय को मारने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लेना, ऐसा ना हो कि वह भी बच जाए। रणविजय सिंह राणा बोला, नहीं बचेगा, इस बार नहीं बचेगा। राजावत हाउस। दृष्टिदेव को गोद में लेकर बेड पर बैठी हुई थी। उसने सब कुछ शौर्य को बता दिया था। शौर्य से दृष्टि की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपनी बहनों के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था, लेकिन हमेशा ही शौर्य के हाथ उदासी ही लगी। शौर्य कभी अपने लिए जिया ही नहीं था। अब जब वो अपने लिए जीना चाहता था, तब भी उसकी बहनों की जिंदगी में तूफान आ गया। शौर्य पैकिंग कर रहा था। वरदान और वंशिका वही थी। वंशिका की आंखें नम हो गई थी। वरदान ने कहा, शौर्य, तुम सच में हम सबको छोड़कर जाना चाहते हो? शौर्य बहुत उदास था। उसका मन अब राजावत हाउस में रहने के लिए मना कर रहा था। शौर्य ने अपनी बैग की चेन बंद करते हुए कहा, फूफा जी, जब आप और बुआ नहीं थी तो मैंने आर्या की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अब आप दोनों आ गए हैं तो मुझे आर्या की टेंशन नहीं है। मैं जानता हूँ आप मेरी बुआ और मेरी बहन को बहुत अच्छे से रखेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। किस्मत ही खराब थी कि उस दिन मुझे गोली लग गई, वरना मैं अपनी बहनों को लेकर तभी इंडिया छोड़ देता। लेकिन शायद भगवान ने आप दोनों से मिलने का प्लान बनाया हुआ था, और अब मैं आप दोनों से मिल गया और मैंने आपकी अमानत आपको वापस भी कर दी। अब आप मुझे और मेरी बहन को मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। यहाँ रहकर मैं दृष्टि की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी बहन को लेकर इन सबसे बहुत दूर चला जाऊंगा। वंशिका ने शौर्य को रोकते हुए कहा, शौर्य, अभी तो मैंने अपने परिवार को साथ में देखा है, अभी तो मैंने अपने परिवार के साथ जीना शुरू किया है, और तुम मुझे हम सबको छोड़कर जा रही हो। शौर्य ने कहा, बुआ से छोड़कर मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपनी दृष्टि को यहाँ रहकर उसे और तकलीफ नहीं दे सकता। मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इस वक्त दृष्टि को सुकून चाहिए, जो यहाँ तो कभी नहीं मिल सकता। वंशिका के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने कुछ ही दिनों में क्या कुछ नहीं देख लिया था। वंशिका ने भी खुशी के कुछ ही पल जिए थे, और फिर से उसकी जिंदगी में रणविजय सिंह राणा ने तूफान मचा दिया। शौर्य ने अपना बैग सर के साइड में रखा और दृष्टि की गोद में से देव को गोदी ले लिया, और फिर दृष्टि की कलाई पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, चलो दृष्टि।
दृष्टि तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब से दिव्यांश से मिलकर आई थी तब से गुमसुम सी रहने लगी थी। शौर्य ने बहुत पूछा तो दृष्टि से रहा नहीं गया और उसने रोकर अपने भाई को सारी बातें बता दी, जिसके चलते शौर्य दिव्यांश से लड़ने गया था और हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करके आ गया। शौर्य दृष्टि को लेकर रजावत हाउस के गार्डन में आ गया। वरदान और वंशिका दोनों ही उससे जाता हुआ देख रहे थे। वंशिका रोने लगी तो वरदान ने वंशिका को संभालते हुए कहा, शौर्य अभी गुस्से में है, वो जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दो, जब उसका दिमाग ठंडा होगा तो मैं उसे यहाँ वापस बुला लूंगा। शौर्य ने दृष्टि को गाड़ी में बैठा दिया और खुद भी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया और तभी डैनी की गाड़ी राजावत हाउस में एंटर हुई। डैनी गाड़ी से उतरकर सीधा वरदान के पास जाकर बोला, ये शौर्य सर कहाँ गए हैं? वरदान ने कहा, वह इंडिया छोड़ रहा है। लेकिन क्यों? डैनी ने सवाल किया। वरदान ने कहा, पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है दिव्यांश ने दृष्टि को अंधे कहकर डाइवोर्स दे दिया। शौर्य से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी बहन को लेकर इंडिया छोड़ने का फैसला कर लिया। डैनी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, सर आप भी जानते हैं कि यह सब कुछ जो भी हुआ है बड़ी सोची समझी साजिश है। शौर्य सर को ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, बल्कि इस प्रॉब्लम की फाइट करनी चाहिए थी। मैं रघुवंशी कानून को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना भी जानता हूँ दावे से कह सकता हूँ विकास करने मजबूरी में ऐसा डिसीजन लिया होगा। सर वर्ष रघुवंशी कानून के सबसे सोचे हुए इंसान है। वरदान ने कहा, मैंने तुम्हें पता है शौर्य बचपन से लेकर आज तक प्रॉब्लम से लड़ा ही है, कभी प्रॉब्लम से भागा नहीं। चाहता तो अपने बहन को ऐसे ही छोड़कर अपनी जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतिशत निभाई है। लेकिन शायद अब मुड़ लड़ के थक गया, अब नहीं लड़ना चाहता। मैं जानता हूँ ये सब कहीं ना कहीं रणविजय सिंह राणा का किया धरा है। फिलहाल वक्त रणविजय सिंह राणा का साथ दे रहा है, लेकिन जिस दिन वक्त नहीं करवट हुई उस दिन रणविजय को मैं छोड़ूंगा नहीं। रही बात शौर्य की, तो उसे सच में इस वक्त सुकून की जरूरत है। वो जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दो, जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो मैं उसे बुला लूंगा। वही शौर्य दृष्टि को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया था। थोड़ी ही देर में उनकी फ्लाइट अनाउंस हो गई और वो अपनी बहन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर चला गया। शौर्य ने जानबूझकर किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो जानता था शिवाय जब होश में आएगा तो सबसे पहले उसे ही ढूंढेगा और अब शौर्य शिवाय से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया कि वो अपनी बहन को लेकर कहाँ जा रहा है। वही अस्पताल में हर्षवर्धन शिवाय के पास ही था, लेकिन उसका ध्यान बार ही पर जा रहा था। आज 4 दिन हो गए थे लेकिन हीर का कुछ पता नहीं चला। यह कह सकते हैं राजवीर ने हर्षवर्धन को कुछ पता नहीं चलने दिया। वही शिवाय पूरी बेहोश में आता और फिर बेहोश हो जाता। तभी वहाँ राजवीर आया और उसने एक नजर शिवाय को देखा जो अब भी बात करने की कंडीशन में नहीं था। वही हर्षवर्धन सोफे पर बैठा हुआ था। इस वक्त राजवीर की चक्कर दंडी बनी हुई थी। दिव्यांश बिजनेस में खास ध्यान नहीं लगा रहा था। राजवीर को बिजनेस भी देखना था और हर्षवर्धन को समझाना भी था। राजवीर जानता था हर्षवर्धन का इस वक्त बिजनेस ज्वाइन करना कितना जरूरी है, क्योंकि दिव्यांश से बिजनेस ठीक से संबंध नहीं रहा था। कह सकते हैं दिव्यांश का मन इस वक्त खराब हो चुका था, जिसके चलते वह बिजनेस में ध्यान नहीं लग पा रहा था। राजवीर जाकर हर्षवर्धन के पास बैठ गया और तभी वहाँ एक डॉक्टर आया। उसने शिवाई का चेकअप किया, फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी परेशान मत होइए, मिस्टर शिवाई ठीक है, बस उनकी इंजरी को ठीक होने में वक्त लगेगा। डॉक्टर ने हर्षवर्धन को दिलासा दिया और वहाँ से चला गया। वही राजवीर ने टाइम देखा तो रात के 11 बजे बज रहे थे। राजवीर ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू आप चले जाए, आज रात में रुक जाता हूँ, वैसे भी आपने कितने ही दिनों से आराम नहीं किया है। हर्षवर्धन ने कहा, क्यों का कुछ पता चला? राजवीर ने नाम एक गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, ये सिर्फ पागलपन की उम्मीद नहीं थी, एक तो पहले से ही मैं परेशान हूँ, ऊपर से वह मुझे छोड़कर चली गई। वापस आएगी तो बताता हूँ, मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और वह मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं उसके दिमाग में ये सब कौन बैठाता है। हर्षवर्धन राजवीर से ऐसी बात कर रहा था जैसे ही हर्षवर्धन को छोड़कर अपने मायके चली गई। राजवीर ने कहा, चाचू चाची को मैं चाहिए, लेकिन आपको ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। दिव्यांश अकेला सब कुछ नहीं संभाल पाएगा, विराज भी ठीक नहीं है, उसे भी ऑफिस ज्वाइन करने में टाइम लगेगा। हर्षवर्धन ने कहा, विराज ठीक है, उसके बाजू की गोली छूकर बची है, मैं अभी उसके पास से ही आया हूँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, कल उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। राजवीर जाने जाने ही सही, लेकिन वीरा ने हमेशा विराज को सपोर्ट किया है, अब भी बोलना कि 4 दिन से विराज के पास ही है। सोच रहा हूँ ये सब थम जाए तो दोनों से शादी कर दूं। राजवीर ने कहा, कर देना चाचू, लेकिन उससे पहले दोनों की राय पूछ लेना, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। राजवीर ने यह बात बोलकर हर्षवर्धन को अपने दिल की बात कह दी थी। हर्षवर्धन ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ मैंने सही नहीं किया, लेकिन अब ये रिश्ता मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अगर तुम रोही को डाइवोर्स देना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा। आखिर तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है। उस वक्त मुझे लगा कि शायद रोही को तुमसे ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा और तुम भी तो रोही को मन ही मन प्यार करते थे, पर शायद मैं गलत था। राजवीर समझ रहा था कि हर्षवर्धन इस वक्त खुद को उसका गुनहगार समझ रहा है। राजवीर ने कहा, चाचू इन सब के बारे में बाद में बात करना, अभी आप घर चले जाओ, मैं यहाँ शिवाय के पास हूँ। यही बात मेरे और रूही के रिश्ते के बताने पर मैं आपको अपना डिसीजन भी सुना दूंगा। फिलहाल ये वक्त इन बातों का नहीं है, अभी आपको आराम की जरूरत है। हर्षवर्धन जाना नहीं चाहता था, लेकिन राजवीर ने बहुत ज्यादा फोर्सफुली हर्षवर्धन को मेंशन जाने के लिए मना लिया। हर्षवर्धन जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगा, वो नर्स कमरे के बाहर खड़ी थी। उस नर्स को देखकर राजवीर ने कहा, क्या वहाँ दोनों यहाँ? उनमें से एक नर्स बोली, हमें शिवाय की ड्रेसिंग करनी है। राजवीर ने नोटिस किया कि उस नर्स के हाथ में कुछ भी नहीं था और उस नर्स ने अपना मुंह मास्क से किया हुआ था। राजवीर को अजीब तो लगा, लेकिन उसने हाँ में गर्दन हिला दी और वो नर्स शिवाय के पास चली गई। क्या रणविजय सिंह कामयाब हो पाएगा अपने गंदे इरादों में? क्या हर्षवर्धन को हीर की हकीकत का पता चलेगा? क्या शौर्य कभी इंडिया वापस आएगा? मेरे 2 बॉडीगार्ड आएंगे और वो हर्षवर्धन